अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम मरकज़ी बैंक का फंक्शन एक पढ़ते हैं। बाज़ार ज़र का नाज़म, या जिसको आप देख सकते हैं ज़र्री पॉलिसी, इस भी इसी का नाम है, या बाज़ार ज़र का कंट्रोल भी इसको कह सकते हैं। बाज़ार ज़र से मुराद क्या है? मनी मार्केट है, ज़र का बाज़ार है। ठीक है, तो मरकज़ी बैंक जो है, क्योंकि वही ज़र की रसद को कंट्रोल करता है, ज़र को जारी करता है, लिहाजा मरकज़ी बैंक जो है वो ज़र की रसद को कंट्रोल करने के लिए जो तरीक़ेकार पॉलिसी इख्तियार करता है उसे ज़र्री पॉलिसी कहते हैं। मुल्क में कितना ज़र जारी करना है, ज़र की जो वैल्यू है उसको कैसे मुस्तहकम रखना है, इस बारे में जो पॉलिसी बनाई जाती है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ज़र्री पॉलिसी कहते हैं। इसके लिए मरकज़ी बैंक जो है वो दो तरीके इख्तियार करता है मुल्क में ज़र की रसद को कंट्रोल करने के लिए। मुल्क की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए मिक़दारी तरीके हैं और वस्फ़ी तरीके हैं। मिक़दारी जो तरीके हैं, इसमें डायरेक्टली जो ज़र की रसद है ज़ेरे गर्दश उसको बढ़ाया या कम किया जाता है। क्वांटिटेटिव मेथड है ये। पहला तरीका पढ़ते हैं, शरह बैंक की पॉलिसी। शरह बैंक या बैंक रेट क्या होता है? ये वो शरह सूद है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे मरकज़ी बैंक तिजारती बैंकों को कर्ज़े देता है या फिर उनकी हुंडियों को बटा लगाता है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जिस रेट पे तिजारती बैंक आगे फर्दर लोगों को कर्ज़े फराहम करते हैं, वो बेसिक रेट भी मरकज़ी बैंक ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो अगर मुल्क में अफरात ज़र हो, अफरात ज़र क्या है कि ज़र की मिक़दार ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर, तो अब मरकज़ी बैंक ने क्या करना है, ज़र की मिक़दार को कम करना है। तो इस मकसद के लिए मरकज़ी बैंक क्या करेगा, शरह बैंक या शरह जो रेट है बैंक रेट है उसको बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ा देने से क्या होगा, शरह सूद बढ़ जाएगी, तो कम बैंक जो है वो मरकज़ी बैंक से कर्ज़ा ले सकेंगे और उनके अपने कर्ज़ा देने की सलाहियत भी कम हो जाएगी। और जब कम कर्ज़ा देंगे तो इकोनॉमी के अंदर जो रुपया पैसा गर्दिश कर रहा है वो कम हो जाएगा। और इसी तरह अगर तफरीत ज़र है, उस सूरत में जो बैंक रेट है उसको कम कर दिया जाता है ताकि मरकज़ी जो तिजारती बैंक है वो भी ज़्यादा कर्ज़े ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेंडिंग कर सकें। दूसरा तरीका है खुले बाज़ार का अमल, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब स्टूडेंट्स, इसको आपने ऐसा नहीं लिखना है कि ये कोई ऐसा बाज़ार है जो खुली जगह पे होता है। ये मरकज़ी बैंक का एक टूल है जिसके तहत हुकूमत की जो सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, तमस्कात हैं, कफ़ालतें हैं, जिनको सेल एंड परचेज़ किया जाता है मुल्क में अफरात ज़र और तफरीत ज़र को कंट्रोल करने के लिए। फ़र्ज़ करें मुल्क में अफरात ज़र है, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा इकोनॉमी में गर्दिश कर रहा है और हुकूमत चाहती है कि पैसा जल्द से जल्द जो है इकोनॉमी से निकाला जाए ताकि करेंसी की जो वैल्यू है वो स्टेबल हो सके। तो वो क्या करते हैं, मरकज़ी बैंक के थ्रू या मरकज़ी बैंक जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है, फ़रोख्त कर देता है, बॉन्ड्स फ़रोख्त कर देता है। लोग लालच देता है कि ये इनामी बॉन्ड्स हैं, इसमें इतनी रकम निकलेगी, तो लोग क्या करेंगे, लालच में वो उनको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें इनामी बॉन्ड्स जो है वो लॉन्च किए हैं, अब इनामी बॉन्ड्स को वो ख़रीदना शुरू कर देंगे, लोगों के पास बॉन्ड्स चले जाएंगे और रुपया पैसा जो है वो मरकज़ी बैंक के पास जमा हो जाएगा। तो इस तरह इकोनॉमी से रुपया पैसे को निकाल लिया जाता है। और अगर इस तरह इकोनॉमी के अंदर पैसा डालना हो, वापस डालना हो, तो जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको ख़रीद लिया जाता है। तो इस तरह हुकूमत की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी ख़रीदो फरोख्त करके मुल्क के अंदर ज़र की रसद को कंट्रोल किया जाता है। महफूज सरमाया के तनासब में तब्दीली, हमने पीछे भी एक जो टॉपिक पढ़ा था ज़र की तख्लीक का, उसमें हमने देखा था कि हर बैंक जो है वो बाउंड होता है सेंट्रल बैंक की तरफ से कि अपनी जितनी भी उसके पास अमानतें आएंगी उनका एक ख़ास तनासब महफूज सरमाया के तौर पर अपना पास रखता है और बाकी का हिस्सा जो है वो कर्ज़े के तौर पर जारी कर सकता है। अब अगर मुल्क में अफरात ज़र हो तो ये जो तनासब है ये बढ़ा दिया जाता है, जिससे बैंक के कर्ज़ा देने की सलाहियत कम हो जाती है। मसलन अगर पहले 30% है रिक्वायरमेंट कि आपके पास अगर 1000 की डिपॉज़िट आती हैं तो उसमें से 30% मतलब 300 रुपये आप अपने पास रखेंगे, 700 रुपये कर्ज़ा देंगे। अब मुल्क में अगर अफरात ज़र है तो मरकज़ी बैंक ये लिमिट को
इतना से बढ़ा देगा, फ़र्ज़ करते हैं 50% कर देगा, तो इसका मतलब है आप वो 500 अपने पास रखेंगे और 500 ही कर्ज़ा देंगे। तो इस तरह बैंक के कर्ज़ा देने की सलाहियत जो है वो कम हो जाएगी और इकॉनमी में जो ज़र की रसद है वो कंट्रोल हो जाएगी। राशन बंदी, क्रेडिट रैशनिंग है। अब इसके भी दो पहलू हैं। पहले में क्या होता है कि मरकज़ी बैंक एक लिमिट सेट कर देता है, जिस लिमिट से ज़्यादा फिर वो तजारती बैंकों को कर्ज़े नहीं देता या उनकी हुंडियों को बटा नहीं लगाता। वो कहता है कि मैंने आपको फ़र्ज़ करते हैं 1 लाख से ज़्यादा कर्ज़ा नहीं देना। अब अगर अफरात ज़र होगा तो ये लिमिट कम कर देगा, वो कहेगा मैं आपको 50,000 से कर्ज़ा नहीं दूंगा। दूसरी तरफ एक पहलू ये भी होता है कि वो मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों को भी बाउंड कर देता है कि आप लोगों ने इस लिमिट से ज़्यादा कर्ज़े नहीं देने हैं, इकॉनमी में से ज़्यादा रुपया पैसा गर्दिश में नहीं डालना। तो इस तरह के मेथड को क्रेडिट रैशनिंग कहते हैं, जिसमें डायरेक्टली जो है वो ज़र की जो कर्ज़ देने की सलाहियत है उसको कंट्रोल किया जाता है। दूसरे तरीके पे आते हैं वस्फ़ी तरीके, क्वालिटेटिव मेथड्स हैं। अब अगर मरकज़ी बैंक को लगता है कि ये जो मिक़दारी तरीके हैं ये तरीके पहले अपनाए जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए आमतौर पे, अगर ये तरीके या मेथड जो है ना काफ़ी साबित होते हैं और मरकज़ी बैंक को लगता है कि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनका इकॉनमी पे कोई असर नहीं हो रहा है या जो बैंक्स हैं वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस सिलसिले में, तो फिर वो वस्फ़ी तरीक़ों को अपनाता है, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो फिर उनको अपील की जाती है। पहला है अखलाकी अपील। इसमें तमाम बैंक्स को अखलाकी तौर पर अपील की जाती है, उनको मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है कि मुल्क के हालात के पेश नज़र काम करें, अपने ज़ाती मफाद को एक साइड पे रखते हुए मुल्क के मफाद के लिए आप काम करें। कर्ज़ा ज़्यादा देना है तो उनको अपील की जाती है कर्ज़ा ज़्यादा दें, कर्ज़ा कम देना है तो उनको अपील की जाती है कि कर्ज़े को कम किया जाए। रास्ते इक़दाम, डायरेक्ट एक्शन जिसको आप कहते हैं, इसके तहत मरकज़ी बैंक ये सबसे लास्ट में जो है वो स्टेप लिया जाता है, आखिरी हरबा है ये मरकज़ी बैंक का। अगर मरकज़ी बैंक को लगता है कि बावजूद अखलाकी अपील के फिर भी कोई बैंक उसकी बात फॉलो नहीं कर रहा, तो वो धमकी देता है कि मैं आपको लिस्ट से निकाल दूँगा, अनलिस्टेड कर दूँगा, गैर फरिश्ती कर दूँगा। और जब कोई बैंक गैर फरिश्ती हो जाता है तो ज़ाहिर बात है फिर मरकज़ी बैंक उसकी ज़िम्मेदारी से बेबाक होता है। अगर उसको किसी सूरत में मरकज़ी बैंक की किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो फिर मरकज़ी बैंक उसको कोई हेल्प नहीं करता है, उसको कर्ज़ा नहीं देता, उसकी हुंडियों को बट्टा भी नहीं लगाता। इश्तिहारबाजी के ज़रिए लोगों को भी अपील की जाती है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको पब्लिश किया जाता है और लोगों से कहा जाता है कि आप भी मुल्क के मफाद के लिए काम करें, अपने ज़ाती मफाद को एक साइड पे रखते हैं। कर्ज़ जारी करने की हद मुख्ततम में तब्दीली। हद मुख्ततम क्या होती है? ज़मानत। आपको पता है जितने भी कर्ज़े जारी किए जाते हैं उनके बदले में बैंक जो है वो कोई ना कोई ज़मानत अपने पास रखता है, कोई गारंटी लेता है। मसलन ज़मीन के कागजात हैं, कोई जायदाद है, कोई डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं आपके पास शेयर्स हैं या गोल्ड है। बैंक पहले उनको अपने पास ज़मानत के तौर पर रखता है, फिर ही कर्ज़ा देता है। और आमतौर पर जितना कर्ज़ा दिया जाता है उससे ज़्यादा वैल्यू की जो सिक्योरिटी है वो बैंक अपने पास रखता है। अब सिक्योरिटी की वैल्यू और कर्ज़ की वैल्यू में जो फ़र्क होता है उसे हद मुख्तम कहते हैं। मसलन एक शख्स जो है वो 1 लाख का कर्ज़ बैंक से लेना चाहता है, ठीक है। बैंक कहता है कि आप हमारे पास 2 लाख की ज़मानत लेके आएँ, मतलब कि एक ऐसी सिक्योरिटी लेके आएँ जिसकी वैल्यू जो है वो 2 लाख हो। अब इन दोनों का जो फ़र्क है वो कितना है? 1 लाख। ये क्या कहलाएगा? हद मुख्ततम कहलाएगा। अब 1 लाख में उसके बाद ज़ाहिर बात है बैंक ने अपना इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, वो भी इसने कंसीडर करना है। तो ज़मानत में और ओरिजिनल जो कर्ज़ लिया गया है उन दोनों की वैल्यू में जो फ़र्क होता है उसे हद मुख्ततम कहते हैं, मार्जिनल लिमिट कहते हैं। अब अगर मुल्क में ज़र की रसद को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो ये लिमिट बढ़ा दी जाती है। हद मुख्ततम को यहाँ पे बढ़ा देने से क्या होगा कि लोगों के पास उतनी वैल्यू की फिर ज़मानत नहीं होगी। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे पहले लिमिट जो है वो 2 लाख की थी, अब बैंक जो है बढ़ा के इसको 4 लाख कर देता है। इसका मतलब है कि उसने 1 लाख का अगर कर्ज़ लेना है तो उसके पास 4 लाख की जो है वो ज़मानत होना ज़रूरी है।
تو اب لوگوں کے پاس اگر 4 لاکھ کی ضمانت نہیں ہے تو وہ ظاہر بات ہے قرضہ نہیں لیں گے. تو یہ جو ضمانت کی کیا کہتے ہیں ویلیو ہے اس کو بڑھا دینے سے کم لوگ جو ہے وہ قرضہ لیں گے. اسی طرح اگر قرضے کو زیادہ جاری کرنا ہے تو یہ لیمٹ کم کر دی جاتی ہے. انتخابی طریقہ کنٹرول. اس طریقے کے تحت کنزیومر کی جو پرچیزنگ ہے، جو کنزیومر گڈس کی پرچیزنگ ہے تھرو بینکس، اس کو کنٹرول کرتے ہیں. خاص طور پر لیز کے ذریعے جو گاڑیاں لی جاتی ہیں یا ایسی قیمتی لگژریز گڈس لی جاتی ہیں جن کا کوئی پروڈکٹیو جو ہے یوز نہیں ہے. موبائل فونز اینڈرائڈ جو ہے باہر سے منگوائے جاتے ہیں، یا پھر کوئی گھر کے لیے قرضہ لے رہا ہے لگژری گھر بنانے کے لیے. تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں کنزیومر گڈس ہیں اس کے لیے جو قرضہ دیا جا رہا ہے یا چیزیں جو ہے پرچیز کر کے آگے دی جا رہی ہیں اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ مرکزی بینک کہتا ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ بڑھا دیں. مثلا اگر کوئی شخص جو ہے وہ گاڑی لینے جا رہا ہے اور پہلے جو ہے بینک اس سے ڈاؤن پیمنٹ لے رہا تھا 1 لاکھ، ٹھیک ہے، ایڈوانس جو رقم لیتے ہیں، اور باقی کی قسطیں جو ہے وہ باقی کی رقم اس نے قسطوں میں دینی ہوتی ہے. تو سینٹرل بینک کہتا ہے کہ آپ اس کو بڑھائیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں جی پہلے اب آپ ہمیں 2.5 لاکھ پہلے جمع کروائیں اور باقی کی رقم جو ہے وہ قسطوں میں جمع کروائیں. تو اس طرح جو ڈاؤن پیمنٹ ہے اس کو بڑھا دینے سے کم لوگ جو ہے وہ پھر تھرو بینکس جو ہے وہ کنزیومر گڈس کو خریدیں گے. تو اس طرح مرکزی بینک جو ہے وہ اپنی مانیٹری پالیسی کے ذریعے مختلف طریقوں کو اپناتا ہے اور ملک کے اندر جو ہے زر کی جو رصد ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور بازار زر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں استحکام جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے.